माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान। और जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर अगर जिस लोगों ने नहीं फॉलो किया है तो वो आप देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, हम लोगों ने सिस्टम की डेफिनेशन कंप्लीट की थी, सराउंडिंग की डेफिनेशन की थी, और हम लोगों ने वहाँ पर सिस्टम की डेफिनेशन कंप्लीट की थी, बहुत ही डिटेल वे में की थी, सराउंडिंग की थी, और थर्मोडाइनमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को कवर किया था, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ सिस्टम को समझाया था। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आएगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो इसको बहुत बेसिक से हम समझाने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो दूसरा जो हम लोग चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, तो उसको हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम के भी कितने टाइप होते हैं, तो ये सब हम इस वाले पोर्शन में कवर करेंगे। आज ही इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड टॉपिक हमारा होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जो थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास, इसी के अंदर हम प्रोसेस और साइकिल को भी डिस्कस कर लेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद, क्योंकि तब हमको स्टेट समझ में आ जाएगी, तो स्टेट के बाद हम प्रोसेस और साइकिल को भी डिस्कस कर चुके होंगे। उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट पे चलेंगे वो होगा टाइप ऑफ प्रोसेस, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ प्रोसेस, जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी सबको फिजिकल सेंस में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू सब। ओके, तो ये हम टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इन सब की बातें हम लोग इस वाले पोर्शन में करेंगे। तो आज ये 3 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो लेट्स सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इट्स वेरी सिंपल। अगर सपोज मेरे पास एक पानी की बोतल है, पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की। सपोज हमारे पास एक पानी की बोतल है, ओके, इस बोतल में क्या भरा हुआ है, मैटर की बात करें, और इस मैटर को मैं मान रहा हूँ सिस्टम की, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज ये इसके अंदर जो भरा हुआ मैटर है जो कि पानी है, ठीक है, इसको मैंने क्या माना, सिस्टम मान लिया। मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि मैटर को हम सिस्टम मानते हैं व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ सिस्टम एज अ क्लोज सिस्टम। सो इस मैटर को मैंने सिस्टम माना। ओके, तो इस पानी के बारे में क्या क्या होगा, इस पानी के अंदर मास होगा, इस पानी का कुछ वॉल्यूम होगा, इस पानी के अंदर डेंसिटी होगी इस पानी की, इस पानी का कुछ टेम्परेचर होगा, और अगर इसको कंप्रेस वे में आपने भर रखा है तो कुछ प्रेशर भी होगा। उसके बाद अगर इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू से पे बात करें तो इसकी टेम्परेचर की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से एक टोटल एनर्जी भी आती है जिसको एंथैल्पी बोलते हैं। अगर ये फ्लो कर रहा है तो एंथैल्पी भी आ जाएगी। उसके अलावा बिकॉज इट हैज़ टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और मॉलिक्यूल मूव करने की वजह से उनके पास रैंडमनेस होगी, और रैंडमनेस होने की वजह से पास एंट्रोपी भी होगी। फिर अगर ये फ्लूइड कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अवेलेबिलिटी फंक्शन बताएगा। अगर क्लोज सिस्टम होगा तो अलग का हेल्म वोल्टेज फंक्शन होगा, ओपन सिस्टम होगा तो गिब्स फंक्शन होगा, तो ये सब चीज़ें बताएगा। तो इस तरह से टोटल मिला के अगर हम देखें तो इस सिस्टम की 9 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती क्या है। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती क्या है, तो एक बहुत छोटी सी बात है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें तो टोटल 9 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, गिब्स फंक्शन, दीज आर ऑल इंटरनल एनर्जी, दीज आर ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। टोटल 9 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आए सर, लेकिन हम इस बात में कंफ्यूज हैं कि सर अभी आपने बोला मास इज अ प्रॉपर्टी, सर आपने बोला वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, measurable characteristic of the system, characteristic of system is known as property, measurable characteristic of the system is known as property। जैसे कि अभी हमने पानी को सिस्टम माना था, तो पानी को मास को मेज़र कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 अलग अलग पानी के मास हैं, तो एक का मास अलग होगा, एक का मास अलग होगा। सिमिलरली एक का वॉल्यूम अलग हो सकता है, दूसरे का वॉल्यूम अलग हो सकता है। सिमिलरली टेम्परेचर अलग हो सकता है, दूसरे का टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको मेज़र किया जा सकता है। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें 2 पानी जिसका टेस्ट क्या होगा,
तो क्या बताओ, अगर हमारे पास 2 पानी के सैंपल हैं तो क्या उसके टेस्ट को आप मेज़र कर सकते हो, कोई वैल्यू दे सकते हो क्या कि एक का टेस्ट 10 होगा तो एक का टेस्ट 8 होगा? तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, टेस्ट, कलर, ठीक है, उनकी विजिबिलिटी, ये जो करेक्टरिस्टिक है इनको आप मेज़र नहीं कर सकते, मतलब एक ऑर्डर नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए हमारे पास 10 सिस्टम है, ओके, तो उनका कलर में कितना डिफरेंस है या कितना उस कलर की वैल्यू है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब कलर एक करेक्टरिस्टिक तो है बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, टेस्ट एक कलर करेक्टरिस्टिक तो है सिस्टम का बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। तो मेजरेबल करेक्टरिस्टिक की क्या बनती है? प्रॉपर्टी बनती है। करेक्टरिस्टिक जो कि मेजर किए जा सकते हैं, इट्स नोन एज प्रॉपर्टी। इसलिए मास और वॉल्यूम जो कि मेजर किए जा सकते हैं, किसी सिस्टम का कितना मास होगा इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, किसी सिस्टम का कितना वॉल्यूम होगा इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, किसी सिस्टम की कितनी एनर्जी होगी इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी मेजर एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या करती है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट डिफाइन करती है। इसलिए माय फ्रेंड यू शुड रिमेंबर दैट 2 इंपॉर्टेंट बात होगी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले दिस इज द पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये किसी स्टेट को डिफाइन करेगी, किसी पॉइंट को डिफाइन करेगी। पॉइंट फंक्शन कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन, इसका मतलब इट डिफाइंड एट द पॉइंट। सपोज अगर मैं उस जो अभी सैंपल लिया था, अगर मैंने वो फ्लूइड का जो सैंपल लिया था, अगर मैं उसमें हीट पास कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा? उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं हीट पास करूँगा उसका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में वहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बेसिकली कब डिफाइन होती है? जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, जब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी फिक्स होती है। जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, जब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी फिक्स होती है, जो हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, तब हम उसको डिफाइन करते हैं, और वो डेफिनेशन जो है वो सिस्टम की एक स्टेट कहलाती है। ओके, या फिर हम बोल रहे हैं कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है। तो बेहतर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। सेकंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सेकंड बात इज, अगर कोई भी प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है तो सबसे पहली बात वो पॉइंट फंक्शन होगा। सेकंड बात, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और थर्ड बात जो होगी, जो कि सी पॉइंट होगा, पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और ये होगा इट विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, सपोज आप लोगों ने टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम तो बनाना कभी सीखा होगा अपने कॉलेज वगैरह में। तो सपोज हमारे पास ये पीवी डायग्राम, अगर मैं किसी सिस्टम की स्टेट को इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स होगा तो ये स्टेट फिक्स हो जाएगी, सपोज स्टेट नंबर 1। इसी तरह से अगर मैं सिस्टम की स्टेट को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी प्रेशर कुछ होगा और यहाँ पर भी वॉल्यूम कुछ होगा, ठीक है, ये स्टेट नंबर 2 हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि इस पर्टिकुलर स्टेट पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ओके, और ये प्रॉपर्टी किस पे डिफाइन हो रही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट फंक्शन। अब इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक पाथ के थ्रू आता हूँ, ओके, सपोज इट इज़ अ ए पाथ, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मैं बी पाथ के थ्रू आता हूँ, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक मैं सी पाथ के थ्रू आता हूँ। और अगर आपसे पूछे कोई, बताइए प्रेशर चेंज फ्रॉम 1A2 कितना हुआ? ये 1 पोजीशन, इसको 2 बोल दो, 1A2 कितना होगा? तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर इट विल बी वेरी सिंपल, इट विल बी P2 माइनस P1। सर जो P2 माइनस P1 है वही प्रेशर डिफरेंस होगा 1A2 के बीच में, पाथ के बीच में। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर डिफरेंस बताओ 1B2, तो आप बोलोगे सर अगेन P2 माइनस P1। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि प्रेशर डिफरेंस बताओ फॉर पाथ 1C2, तो अगेन P2 माइनस P1। तो देखिए तीनों कंडीशन में पाथ अलग अलग है, बट प्रेशर डिफरेंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस पाथ के थ्रू इस डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए इसको बोलेंगे डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ और इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसी तरह के डिफरेंशियल को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वो प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो प्रॉपर्टी जिनका इंटीग्रेशन विल नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इफ द एंड स्टेट और फाइनल स्टेट आर सेम, the value of the property, the integration value of the property will be same, and that type of thing is known as exact differential.
इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सिमिलरली वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी, तो आप देखिए 1 से 2, चाहे आप ए पाथ के थ्रू जाओ, बी पाथ के थ्रू जाओ, सी पाथ के थ्रू जाओ, तो वॉल्यूम चेंज ऑलवेज विल बी सेम। इसलिए बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड दे आर अ पॉइंट फंक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको बताया वी हैव अ 9 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी भी इंक्लूडेड है। ओके, दीज आर द ऑल्सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आता है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यहाँ पर 2 तरह की होती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ओके बेटा, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में हमें 3 बात याद रखनी है कि सर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सबसे पहले तो मेजर की जा सकती है सर। ओके, दूसरी बात सर, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगा सर, पॉइंट फंक्शन होगा सर। दूसरी बात सर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और सर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो 3 बातें याद रखिए। फर्स्ट, इट कैन बी मेजर, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी, अगर ये तीनों चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी, अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं कहलाने वाली। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वी हैव अ 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होगी आपके पास फर्स्ट, सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी से नाम से ही डिफाइन है कि सर इंटेंसिव मतलब कुछ ना कुछ इन से है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, डेफिनेशन साफ है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड on mass और size of the system, ना तो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती, ना ही उसके एक्सटेंड और साइज पे डिपेंड करती। उसके बाद आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, ऑन मास और size of the system. These are the extensive property. Okay, so we have a 2 type of property, intensive और extensive. Intensive मतलब independent of mass, extensive मतलब depend on mass. तो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव, इसको जानने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। सपोज हमने एक सिस्टम लिया। अब इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इस सिस्टम का वॉल्यूम, इस सिस्टम का मास, इस सिस्टम की एंट्रोपी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, इस सिस्टम की एंथैल्पी, इस सिस्टम का गिब्स फंक्शन, इस सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द 9 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो सिस्टम की साइज को कम या ज़्यादा करने पर या सिस्टम के मास को कम या ज़्यादा करने पर प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिस्टम के साइज को आधा कर दूं या सिस्टम को 2 हाफ में बांट दूं, जैसे कि 1 हाफ ये, दूसरा हाफ ये, तो मुझे बताइए कि क्या प्रेशर में चेंज आएगा? नहीं सर, क्योंकि प्रेशर एक पॉइंट पे डिफाइन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर यहाँ का और यहाँ का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली क्या टेम्परेचर में फर्क आएगा? नहीं सर, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। बट क्या मास आधा हो जाएगा? यस सर, मास हाफ हो जाएगा। क्या एंट्रोपी आधी हो जाएगी? यस सर, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है, तो एंट्रोपी भी आधी हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। कि सर इंटरनल एनर्जी भी आधी हो जाएगी? यस सर, जब मॉलिक्यूल्स ही कम हो जाएंगे तो उन मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी, और उनसे रिलेटेड रैंडमनेस है वो भी कम हो जाएगी, जो कि एंट्रोपी आधी हो जाएगी। इसी तरह से सर टोटल एनर्जी गिब्स फंक्शन या एंथैल्पी भी कम हो जाएगा। यस सर, गिब्स फंक्शन भी कम हो जाएगा। यस सर, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी आधा हो जाएगा। यस,
तो जो चीज़ आधी हो रही है या जो चीज़ सिस्टम की साइज को कम ज़्यादा करने से चेंज हो रही है, उन सारी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एक्सटेंसिव। और जो प्रॉपर्टी सिस्टम की साइज को कम ज़्यादा करने पर चेंज नहीं हो रही, इन प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इंटेंसिव। अंडरस्टैंड? तो इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है विच डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज वेरी वेरी सिंपल। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट। ओके, इंटेंसिव अगर सिस्टम की साइज को कम ज़्यादा करेंगे बट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल नॉट गोइंग टू चेंज। एक्सटेंसिव अगर हम उसकी साइज को कम ज़्यादा करते हैं, मास को कम ज़्यादा करते हैं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके, और जो भी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल से रिलेट करती है, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो गिब्स फंक्शन हो, चाहे वो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन हो, दे ऑल आर अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास को, प्रेशर और टेम्परेचर को छोड़ के, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पॉइंट। ओके, सो दीज आर द एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमारा जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? हमारा मेन मकसद यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। तो हमने प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब बात आती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? देखिए, जनरली हमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं, उसके एक्सटेंड की नहीं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स टू सेंसिटिव टू चेंज इट्स साइज, ओके, एंड मास ऑफ द सिस्टम। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो होने वाला क्या है, सपोज जैसे जैसे मैं सिस्टम की साइज कम करता जाता हूँ, वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ओके, जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो सारी कम होती जाएगी। अब सिस्टम कई बार बहुत बड़ा भी हो सकता है, सिस्टम कई बार बहुत छोटा भी हो सकता है, तो हमें उसके एक्सटेंड से मतलब नहीं होता, उसकी साइज से मतलब नहीं होता। हम उसके अंदर जो प्रॉपर्टी के चेंज हैं उसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही सिस्टम की, एक ही तरह की स्टेट की हज़ारों तरह की प्रॉपर्टी हो जाएगी, बिकॉज वो तो साइज पे डिपेंड है। तो अगर साइज वाला आप उसमें रोल इन्वॉल्व कर दोगे तो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, बट अगर हम केवल इंटेंसिव प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज के साथ डिपेंडेंट नहीं करती। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी मास से डिवाइड करके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और उन्हीं प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कि जब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अपॉन मास कर देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बहुत नाम सुना होगा आपने, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने मास से डिवाइड करके इंटेंसिव बनाई होगी, उसको हमेशा उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैपिटल लेटर से, उसी फॉर्म की इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वॉल्यूम में अगर मैं मास से अपॉन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/डेंसिटी। और जैसा कि आप जानते हो, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अब कई बोले सर मास का फॉर्मूला तो मास तो आ रहा है सर इसमें। अरे मास अपॉन वॉल्यूम है, अगर मास चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अगर ऐसा होता तो नदी के पानी की डेंसिटी अलग होती और कटोरे में भरे हुए पानी की डेंसिटी अलग होती है। लेकिन आप जानते हो वाटर की डेंसिटी सर फिक्स 1000। ये थोड़ी बोलते कि सर नदी के पानी की डेंसिटी 1000, सर कटोरे में जब पानी आ जाएगा तो डेंसिटी कुछ अलग, सर गिलास में पानी आ जाएगा तो अलग। एक ही डेंसिटी बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि मास और वॉल्यूम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस वजह से इनका रेशियो जो है हमेशा फिक्स है। या फिर मैं एक और चीज बताता हूं, जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही क्रिएट करेगा। तो यहां पर वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम अपॉन मास विच इज टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। इसलिए डेंसिटी भी क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया सर, 1/डेंसिटी। ओके,
वॉल्यूम को कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल लेटर से। इसी तरह से स्पेसिफिक एंट्रोपी, या आपने याद नाम सुना होगा एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो एंट्रोपी अपॉन मास, इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इज नॉन एज स्पेसिफिक एंट्रोपी। इसी तरह से स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक किस फंक्शन, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो पहले एक्सटेंसिव थी, बाय डिपेंडेंट ऑन मास, बाय डिवाइडिंग द मास दे बिकम अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Okay, so I hope you understand that what is the property, what kind of property we have, intensive और extensive, और किस तरह से specific property में हम उनको convert करते हैं। तो they are known as thermodynamic property. Now come to the next portion is known as thermodynamic equilibrium. It's very very important, thermodynamic equilibrium. Okay, क्या होता है thermodynamic equilibrium, वो हम बात करते हैं कि thermodynamic equilibrium क्या होता है। Okay. Let's see what is the thermodynamic equilibrium. Okay, so what is the thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium. So let's see thermodynamic equilibrium क्या होता है। पहले बात तो ये जानो कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी ने बहुत सारी बुकों में ख़त्म है, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा इसको, कि देखिए थर्मोडायनेमिक में, और एग्जाम में आ जाएगा तो बिल्कुल तोते उड़ जाएंगे अब, कि इक्विलिब्रियम भी 3 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज हमारे पास, सर फ्लूइड में तो हमने पढ़ा है सर स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होगी, देखना। सबसे पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज हमारे पास एक कटोरे में बॉल है, इसको डिस्टर्ब करो इधर या इधर, वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, एक इलास्टिक रबड़ खींचोगे वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, या फिर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसके ऊपर एक स्प्रिंग अटैच है, अगर आपने इसको एक्सपेंड भी किया तो भी स्प्रिंग इसको फोर्स लगाएगा और वापस से इसको इसकी इनिशियल पोजीशन में ला देगी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर दूसरे तरह का इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पर न्यूट्रल वोल वगैरह वाली बात नहीं आएगी, वो ये अब ये देखिए इसका क्या मतलब है। अब देखिए इस तरह के सिस्टम में क्या होगा, अगर कुछ लिमिट तक आप डिस्टर्बेंस करोगे तो वो क्या करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर डिस्टर्बेंस स्मॉल हुए, इसके अंदर तो कितना भी डिस्टर्बेंस आप दो ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, बिकॉज स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। बट इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर डिस्टर्बेंस लार्ज हुए तभी जाके ये जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, और फिर जब डिस्टर्ब होगा तो फिर दूसरी जगह जाके ये इक्विलिब्रियम बना लेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, आधा अधूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा, ये तो स्प्रिंग का एग्जांपल मैंने लिया, ऐसे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा एक इलास्टिक रोड। सब लोग जानते हैं एक लिमिट तक, जहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट है तब तक खींचने पर ये खींचेगी और उसके बाद फोर्स रिलीज करने पर ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स को मैं प्लास्टिक रीजन में ले जाऊं तो फिर ये वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आएगी, इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा और फिर वहीं से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका मतलब जब डिस्टर्बेंस एक लार्ज अमाउंट में होंगे तब ये क्या होंगे, अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इक्विलिब्रियम है वो है आपका अनस्टेबल। ऐसे इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी को थोड़ा सा भी आपने डिस्टर्बेंस दिया तो वो अनइक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, देयर इज नो स्प्रिंग मास अटैच इन दिस। अगर थोड़ी बहुत भी हीट दोगे तो पिस्टन अपनी न्यू पोजीशन में आ जाएगा, ये दूसरी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। सो इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन लेस आपका पिस्टन इसके ऊपर रखा हुआ है। थोड़ी बहुत हीट भी दोगे तो भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन खत्म हो जाएगी और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास कर देगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अंडरस्टैंड, बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस थ्री काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली पहली बात तो हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब बात होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक से क्या लेना देना है। तो हम बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम अवस्था में कब होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम अवस्था में तब होगा जब उसके अंदर तीन तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। सबसे पहली बात होती है, मैंने बोला था जब भी कोई इक्विलिब्रियम होगा, जब भी कोई स्टेट हम डिफाइन करेंगे सिस्टम की, इसका मतलब उसके अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। ओके, तो इस आइडियल गैस का कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, एंट्रोपी होगी, इंटर एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फॉर पर्टिकुलर स्टेट दिस ऑल प्रॉपर्टी आर सेम। इसका मतलब कोई एक स्टेट है, उस स्टेट पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी की एक फिक्स वैल्यू होगी। स्टेट मतलब किसी पॉइंट पर इन सारी की सारी प्रॉपर्टी की एक फिक्स वैल्यू होगी। ओके, इसका मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम खींचूं तो इस स्टेट पर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, तो इस सिस्टम को हम किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर टीएस डायग्राम खींचूं तो भी इस सिस्टम की इस स्टेट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेट पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर एंट्रोपी होगी। अंडरस्टैंड? और जब सिस्टम की स्टेट फिक्स हो जाती है, जब उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाती है, तो वो सिस्टम होता है इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Understand? So when system is in thermodynamic equilibrium, that means it has fixed state, and the fixed state means it has a fixed properties. Fixed state means it has a fixed properties. इसका मतलब एक सिंगल टेम्परेचर, एक सिंगल प्रेशर, एक सिंगल वॉल्यूम, एक सिंगल एंट्रोपी, एक सिंगल एंथैल्पी, एक सिंगल इंटरनल एनर्जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब फिक्स स्टेट होती है, फिक्स स्टेट का मतलब है और सिंगल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब दे पॉइंट आर फिक्स। ओके, उस कंडीशन में आपका सिस्टम किस इक्विलिब्रियम में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात आती है कि सर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? तो इसका मतलब जब भी हम किसी सिस्टम को इसकी स्टेट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होगी, उस स्टेट पर वो प्रॉपर्टी फिक्स होगी, और वो सिस्टम किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या स्टेट फिक्स नहीं रह सकती। लेट्स वेरी सिंपल। अब इसके ऊपर हम आगे मूव करते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इफ द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या चीज होना जरूरी है? अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर तीन तरह के इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम होंगे तभी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम की। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। अगर ये सिस्टम का टेम्परेचर सपोज यहाँ पर T1 हो, यहाँ पर T2 हो, यहाँ पर T3 हो, यहाँ पर T4 हो, इसका मतलब इनसाइड द सिस्टम अगर टेम्परेचर में वेरिएशन है तो फिर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर इज वेरिंग, और जब टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो टेम्परेचर क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और जब प्रॉपर्टी ही वेरी करेगी तो फिर कोई स्टेट फिक्स, जब इस सिस्टम का पर्टिकुलर एक टेम्परेचर ही नहीं है तो फिर एक स्टेट फिक्स नहीं की जा सकती, और अगर एक स्टेट फिक्स नहीं की जा सकती तो ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब दिस सिस्टम इज इन नॉट अ थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर जहाँ पर सिस्टम में टेम्परेचर का वेरिएशन हो इनसाइड और विद रिस्पेक्ट टू हीट एक्सचेंज ऑफ आउटसाइड, तो फिर सिस्टम क्या होगा?
थर्मल अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, थर्मल अनइक्विलिब्रियम में है। ओके, बट अगर इनसाइड द सिस्टम टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये आ जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन सर एंड यहाँ पर ये होता है, पहली बात तो इनसाइड द सिस्टम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इनसाइड द सिस्टम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट डिपेंड, इट शुड नॉट चेंजेस विद टाइम। पहली बात तो टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम क्या होगा, यूनिफॉर्म हो, और वो टेम्परेचर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो फिर उस सिस्टम की स्टेट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और उस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि बाहर का टेम्परेचर भी सेम हो। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर शुड नॉट बी एक्सचेंज ऑफ हीट। तो अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसाइड द सिस्टम टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म and there should not be any exchange of heat between system and surrounding. In that case the system will be in thermal equilibrium, बिकॉज अगर ऐसा होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो हीट एक्सचेंज होगी, और हीट एक्सचेंज होगी तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो एक इंस्टेंट के लिए तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन दूसरे इंस्टेंट पे वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अ थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर इनसाइड द सिस्टम and the temperature difference between the system and surrounding should be 0. तो temperature difference inside the system and temperature difference between system and surrounding should be 0. That means a system will be in thermal equilibrium condition. Okay, that is very important thing. उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, इसका भी मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में भी अगर अलग अलग प्रेशर हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर इस सिस्टम की कोई स्टेट फिक्स नहीं होगी, क्योंकि इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर प्रेशर से रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इस सिस्टम के इनसाइड ही 4 अलग अलग प्रेशर होंगे तो फिर सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, रीएडजस्ट हो रहे होंगे, प्रेशर लगातार चेंज हो रहे होंगे, और अगर प्रेशर लगातार चेंज हो रहे हैं तो फिर सिस्टम की जो स्टेट है वो फिक्स नहीं की जा सकती। अगर सिस्टम की स्टेट फिक्स नहीं की जा सकती तो फिर इसका मतलब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में या फिर हम बोले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये सिस्टम क्या है, इट इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके अलावा अगर जैसे कि मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन लगातार मूव कर रहेगा, और अगर पिस्टन लगातार मूव करेगा तो ये इनसाइड द प्रेशर वेरी करेगा, या तो प्रेशर पिस्टन अंदर जा रहा होगा या प्रेशर पिस्टन बाहर जा रहा होगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहने वाला, क्योंकि प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, और अगर प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है तो देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो प्रेशर शुड इनसाइड द सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म। Understand? Pressure inside the system should be uniform and there should not be a pressure difference between system and surrounding, or we can say like this also, there should not be exchange of work between system and surrounding, because in that case एक्सचेंज ऑफ वर्क कब होगा, जब पिस्टन मूव करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो व्हेन पिस्टन मूविंग सो देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ वर्क। तो जब एक्सचेंज ऑफ वर्क 0 हो जाता है तो फिर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, एक्सचेंज ऑफ वर्क 0 होगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। इनसाइड द प्रेशर ऑल्सो अगर फोर्स इक्विलिब्रियम होगा, अगर प्रेशर इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो दैट इज ऑल्सो सेम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे से रिलेटेड है, थर्मल और मैकेनिकल, क्योंकि अगर प्रेशर वेरी करता है तो PV = nRT से टेम्परेचर भी वेरी करेगा, और अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो प्रेशर भी वेरी करेगा। तो अगर पहली बात कि अगर आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो पहले थर्मल इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए। इसका मतलब अगर प्रेशर को सेम रखना है तो टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए।
तो देयर शुड बी फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, देन देयर विल बी अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, क्योंकि अगर सपोज ये डस्टर है, ये अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले समोशन ऑफ फोर्सेस जीरो हैं, क्योंकि मैंने इसको पकड़ रखा है। लेकिन जैसे मैं इसको रिलीज़ करूंगा, इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको नीचे गिराएगा, और गिरते ही इसकी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड देन दिस काइनेटिक एनर्जी लॉस, एंड दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गोज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस डस्टर, goes in the internal energy of this duster, and what going to happen, the temperature of this duster is going to increase। तो टेम्परेचर क्या होगा इस डस्टर का, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अभी मैकेनिकल, जैसे मैंने अपने हाथ को हटाया, मैकेनिकल अनइक्विलिब्रियम आया, और मैकेनिकल अनइक्विलिब्रियम थोड़ी ही देर बाद में थर्मल अनइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टैंड? क्योंकि जब डस्टर नीचे गिरा तो गिर के उसने थर्मल एनर्जी जनरेट की, एंड दैट इक्विलिब्रियम कन्वर्ट इनटू थर्मल अनइक्विलिब्रियम। सो फॉर mechanical equilibrium there should be necessity condition also is that the thermal equilibrium should be satisfied first, वाइस वर्सा, दोनों में ये सेम कंडीशन है। उसके बाद आता है सर लास्ट कंडीशन, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैंने बोला मास भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, या फिर अगर डेंसिटी के, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में किसका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर का। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में किसका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर का। और तीसरी पॉइंट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में किसका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द डेंसिटी और मास। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, एक केमिकल अनइक्विलिब्रियम कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। एक पानी है, इस पानी में बड़ा सा नमक का टुकड़ा आपने डाल दिया, बड़ा सा जब नमक का टुकड़ा आपने डाल दिया, तो जहाँ पर नमक का टुकड़ा डाला वहाँ पर नमक की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत पानी होगा, बाकी सब नमक होगा। और जहाँ पर नमक का टुकड़ा या अभी नहीं पहुँचा नमक, वहाँ पर डेंसिटी वही पानी वाली डेंसिटी होगी। ओके, थोड़ी देर में नमक घुलेगा 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 घुलेगा, जिसकी वजह से ये जो नमक का पानी है इसकी डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। और अगर डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है तो फिर स्टेट फिक्स नहीं होगी, और अगर स्टेट फिक्स नहीं होगी तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो लेकिन जब नमक इसमें प्रॉपर तरीके से घुल जाएगा, उसके बाद इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, पूरे सोल्यूशन की एक फिक्स हो जाएगी। और जैसे फिक्स हो गई तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, ये आ गया सर, ये आ गया सर केमिकल इक्विलिब्रियम। So when the chemical equilibrium achieved, there should not be diffusion of mass. If there is a mass diffusion, अगर मास जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मास अगर डिफ्यूज हो रहा है, अगर डेंसिटी चेंज हो रही है, so there will be no chemical equilibrium। और अगर सिस्टम के अंदर मौजूद कंस्टिट्यूएंट, सिस्टम के अंदर मौजूद कंस्टिट्यूट अगर रिएक्ट कर जाएं, जैसे H2 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, इनके रिएक्शन से यहाँ पर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा। और दूसरी बात, इस सब्सटेंस का मास लगातार, या इस सब्सटेंस की डेंसिटी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो लगातार चेंज होती चली जाएगी। ओके, और जो मास मौजूद है वेपर फेस में, चूंकि यहाँ पर H2 और O2 रिएक्ट करेंगे तो वो H2O में कंडेंस होगा, और तो मास इन द फॉर्म ऑफ H2 और O2 अपने आप ही कम हो जाएगा। और जब मास कम होता जाएगा तो फिर स्टेट चेंज होगी, और अगर स्टेट चेंज होगी तो फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं कहला सकता। तो इट्स वेरी सिंपल, इफ a system is in thermodynamic equilibrium, that means it must be in thermal, mechanical and chemical equilibrium साइमल्टेनियसली। अगर इन तीनों में से एक भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम नेवर विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना एक बड़ी बात है, एंड द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज द सिस्टम मस्ट बी इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ऑल। जब इन तीनों इक्विलिब्रियम में होगा तभी सिस्टम को हम कहेंगे सर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिकम फिक्स।
and that means the property of the system is not going to change with respect to time, and the state of the the system state will become fixed. That is very important. So my dear friend, I think you understand that what is the thermodynamic equilibrium. For very simple, मैं वापस बता रहा हूँ, for thermodynamic equilibrium there should be thermal, mechanical and chemical equilibrium. For thermal equilibrium, temperature should be same, temperature should not vary. For mechanical equilibrium, pressure should be same, pressure should not vary. For chemical equilibrium, density should be same, density should not be vary, और mass exchange should be zero. या फिर हम बोल दें, when there is a thermal equilibrium, there is no transfer of heat. When there is a mechanical equilibrium, there is no transfer of work. When there is a chemical equilibrium, there is no transfer of mass. Okay, so these are the equilibrium condition, and when we have a thermodynamic equilibrium, the state of the fixed system become fixed. Okay, so this is known as thermodynamic equilibrium. So I hope you understand what is the thermodynamic equilibrium. ओके अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक स्टेट फर्स्ट. बताइए यस और नो. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक स्टेट. तो थर्मोडायनेमिक स्टेट इज अ पॉइंट वेयर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज फिक्स और द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. System is in thermodynamic equilibrium. That is known as thermodynamic state. I hope you understand that. Now come to this. This is thermodynamic state. Okay, what is the thermodynamic process? Let's see. Thermodynamic process. Thermodynamic process. Very simple friends. Very simple. सो अगर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेट फिक्स है तो ये पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट कहलाएगी और इस स्टेट पर जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी. इसी तरह से दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट होगी यहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगी, फिक्स होगी. तो जब सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से चेंज होके या चल के जब दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट तक पहुँचता है तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो जब सिस्टम अपनी थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज करता है एंड इट गोज थ्रू फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक स्टेट टू अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड दिस चेंज बेसिकली नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, तो जब सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से चल के दूसरी थर्मोडायनेमिक स्टेट तक पहुंचता है तो जो पाथ फॉलो करता है, जो सक्सेशन वो फॉलो करता है, इट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. ओके, दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. साइकिल क्या होगी, अगर सिस्टम वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाए, पहले जिस स्टेट से चले अगर वापस से अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसी स्टेट पर पहुंच जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक साइकिल. तो प्रोसेस क्या हो गया, एक स्टेट से चल के दूसरी स्टेट तक जाना, और साइकिल क्या होगी, वापस से उसी स्टेट पर पहुंच जाना. ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से एक थर्मोडायनेमिक, मैं जब भी बोलूँगा इक्विलिब्रियम स्टेट दैट मीन्स माय मीन्स इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पर आता है तो जो पाथ फॉलो करता है इट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. और अगर वो वापस से अपने ही वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसी स्टेट पर पहुंच जाता है जिससे वो स्टार्ट हुआ था, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल. एंड यू कैन सी दैट द मिनिमम 2 thermodynamic process required to complete a cycle. 2 thermodynamic process required to complete cycle. एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जरूरत है. फर्स्ट 2 से 1, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और साइकिल. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, अब देखिए एक अजम्पशन माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ. वेरी सिंपल. वो अजम्पशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मैं वापस बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है. देखिए, अगर मुझे कोई प्रोसेस डिफाइन करना है, सपोज
और अगर ये मेरा पीवी डायग्राम है, ये एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है P1 V1, उससे मैं कहाँ जा रहा हूँ, दूसरी थर्मोडायनामिक स्टेट पर जा रहा हूँ, दैट इज P2 V2। तो सपोज अगर मैं इस पाथ को या इस लाइन को थर्मोडायनामिक क्या बोल रहा हूँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोल रहा हूँ, तो इस लाइन पर ऐसी बहुत सारी थर्मोडायनामिक स्टेट्स होंगी। देयर विल बी अ इनफाइनाइट थर्मोडायनामिक स्टेट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो जब ये सिस्टम एक थर्मोडायनामिक स्टेट से दूसरे थर्मोडायनामिक स्टेट तक जाता है तो वो इनफाइनाइट थर्मोडायनामिक स्टेट को से होता हुआ जाता है। इसका मतलब इनफाइनाइट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट से होता हुआ गुजरता है, क्योंकि ये भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये भी थर्मोडायनामिक, वो हर पॉइंट जहां पर आप प्रेशर और वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हो, हर जैसे ये ए बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और ऐसे बहुत सारे होंगे। यहाँ पर क्या होगा, पी ए प्रेशर होगा, वी ए वॉल्यूम होगा, यहाँ होगा पी बी प्रेशर होगा, वी बी वॉल्यूम होगा। तो ये सारी की सारी स्टेट, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्यों है? क्योंकि इन सारे पॉइंट पर आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? बट थर्मोडायनामिक में प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से एक अजम्पशन आएगा, वेरी ब्यूटीफुल अजम्पशन वी हैव। सपोज हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसके पर 50 किलोग्राम का मास रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा भाई साहब, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो सकता है कुछ प्रेशर हो P1 और कुछ वॉल्यूम हो V1। अब सडनली जब अगर ये 50 किलोग्राम के मास को आपने हटा दिया तो पिस्टन तेजी से ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद जाके वहां पर रुक जाएगा और ये दूसरी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बनाएगा P2 V2। ये वाला पॉइंट तुम्हें पता होगा P1 V1, ये वाला पॉइंट तुम्हें पता होगा P2 V2। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हें A B C D E F G H ये जितनी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है ये नहीं पता होगी। तो बच्चे बोलेंगे सर पता तो है ना सर, बीच में प्रेशर नाप लेते हैं सर, वॉल्यूम नाप लेते हैं। अरे कैसे नापोगे, पिस्टन तो लगातार मूव कर रहा होगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में। जब पिस्टन लगातार मूव कर रहा होगा तो अगर आप प्रेशर नापने जाओगे तो उसी पॉइंट पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम नापने जाओगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ये तो वही बात है कि कोई बंदा गाड़ी में रेस दे रहा है और आप बोल रहे हो कि सर मैं रेस मेजर कर लूंगा, क्योंकि जब आप रेस मेजर करने जाओगे तो होगा क्या, जब आप रेस मेजर करने जाओगे तो दूसरी रेस आ जाएगी, दूसरी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि रेस तो लगातार बढ़ रही है ना, रेस तो लगातार चेंज हो रही है। तो रेस लगातार क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अरे अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई चीज़ गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है और आपसे पूछे स्पीड क्या, तो जिस समय आप स्पीड बताओगे उसी समय दूसरी स्पीड हो जाएगी। तो सपोज अगर आप वॉल्यूम यहाँ पर मेजर करने गए तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर मेजर करने गए तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सो प्रॉब्लम वी हैव इज दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज स्टेट्स, दीज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इन दोनों स्टेट के बीच में कहीं भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अभी आया ही नहीं है। यहाँ तो स्टेट लगातार चेंज हो रही है। तो जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आया ही नहीं है तो फिर ये प्रोसेस बनाओगे कैसे? ये स्टेट तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो इनिशियल पता है, तुम्हें तो फाइनल पता है। तो फिर एक अजम्पशन लिया जाता है थर्मोडायनामिक में, ये स्टेट तुम्हें पता ही नहीं है, यहाँ तो डॉट डॉट लाइन है। तो एक अजम्पशन लिया जाता है थर्मोडायनामिक में कि प्रोसेस को बना दिया जाता है क्वासी स्टैटिक, पढ़ा भी होगा आपने, क्वासी स्टैटिक। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में है, ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रुका हुआ है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। तो इस कंडीशन में होता क्या है सर, इस कंडीशन में ये होता है कि इस 50 किलोग्राम के मास को अगर मैं 50 किलोग्राम रेत के मास में कन्वर्ट कर दूं, कितना, रेत, सैंड, रेत समझते हो, सैंड, और उस सैंड का 1-1 ग्राम हटाऊं,
तो जैसे 1 ग्राम हटाऊंगा उस सैंड का तो क्या होगा, पिस्टन अभी इस कंडीशन में होगा, थोड़ी देर बाद दूसरी कंडीशन में आ जाएगा, फिर 1 ग्राम हटाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी कंडीशन में आएगा, फिर 1 ग्राम हटाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो होगा, थोड़ा मूवमेंट होगा फिर रुकेगा, थोड़ा मूवमेंट होगा फिर रुकेगा, तो जैसे थोड़ा मूवमेंट हुआ फिर रुक गया, आपने प्रेशर नाप लिया, वॉल्यूम नाप लिया। जैसे प्रेशर वॉल्यूम नापा तो ये पहली थर्मोडायनामिक स्टेट थी, जैसे 1 ग्राम हटाया तो दूसरी थर्मोडायनामिक स्टेट आ गई, फिर 2 ग्राम हटाया फिर दूसरी स्टेट आ गई, फिर 3 ग्राम हटाया, 4 ग्राम हटाया, 5 ग्राम हटाया, तो ऐसे बहुत सारी स्टेट आ सकती है जिनको इस डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इन डॉट को मिला दोगे तो ये क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो जब ये लाइन बन जाएगी तो अब इस प्रोसेस को डिफाइन किया जा सकता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड? तो हमारे थर्मोडायनेमिक एक अजम्पशन है, टू आइडेंटिफाई अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वी अज्यूम all thermodynamic process is quasi-static process. इसका मतलब a process which has almost in rest, and that's why we can have a infinite thermodynamic equilibrium state, and that state we can measure and identify, and then by that their identification we can generate a path by connecting that thermodynamic equilibrium state. सो अगर मुझे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे उस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक अज्यूम करना होगा, मुझे उस प्रोसेस को बहुत स्लो अज्यूम करना होगा, तभी मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, मेज़र कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कांट मेज़र दैम। सो उस कंडीशन में इसीलिए थर्मोडायनेमिक अजम्पशन है कि ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो जब भी मैं किसी भी प्रोसेस को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ उसका एक ही मतलब है कि माई प्रोसेस अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड आई कैन डिटरमाइन दिस थर्मोडायनेमिक स्टेट। My process is a quasi-static process and I can determine this thermodynamic equilibrium state, and that's very simple. That means in the thermodynamics we have a one assumption is that all the process in the thermodynamics is quasi-static process, the process which is almost in rest, we can see the beauty. Now the come is these process has two types. I think you understand what is the thermodynamic process. This process has two types. One is known as reversible and second one is known as irreversible process. Okay, reversible और irreversible process. अब यहाँ पर बात आती है, that is very beauty. You understand what is the beauty of this topic? You understand this? Okay. Next is type of process. So we have a two type of process. Type of process. सब लोग जानते होंगे process. First is known as reversible process. Second is irreversible process. तो सर रिवर्सिबल क्या होंगे, इरिवर्सिबल क्या होंगे? सीधी सी बात, इरिवर्सिबल तो बता देता हूँ क्या है। कोरोना हो गया, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, नाउ इट इज़ इरिवर्सिबल, ये चेंज नहीं हो सकता, कई लोगों की जान जा चुकी है, सो इट इज़ इरिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल वो हो सकता है जिसके इफेक्ट को वापस से रिवर्स किया जा सकता है, वो प्रोसेस जिसके इफेक्ट को हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, और वो प्रोसेस जिसके इफेक्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि दूध का फटना। अगर दूध फटा है तो वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता। दही का जमना, दही से वापस दूध नहीं बना सकते। अंडे का फूटना, किसी का मरना, ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चीज़ है। टाइम का मूव करना, ये सब क्या है? इरिवर्सिबल चीज़ है, इनको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो सर रिवर्सिबल क्या है? सर सिंपल सी बात है, स्प्रिंग को एक्सटेंड करो, ओके, जितना फोर्स तुमने उसको दिया, जब तुम रिलीज करोगे वापस इतना ही फोर्स मिल जाएगा। दैट इज द रिवर्सिबल, दैट कैन बी अ रिवर्सिबल। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिनके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है
और तुम जिस स्टेट से चले थे आप उसी स्टेट पर वापस आ जाओगे। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस की डिस्कशन करेंगे, फिर रिवर्सिबल की, दैट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग एज दैट। सो भैया मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, देखिए सपोज हमारे पास एक वेज है, इस वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस है। ओके तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये फिर ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है। ओके ब्लॉक नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो जितना वर्क ये नीचे से ऊपर से नीचे आने में देगा इतना ही वर्क हम इसको वापस दे दें तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब जितना वर्क हमें मिलेगा उतना ही वर्क हम इसको वापस दे दें तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब जितना वर्क दिया जितना वर्क हमने लिया उतना इसको दिया जा सकता है और देते वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन को रीस्टोर कर लेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल। इसका मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम पे रिवर्सिबल प्रोसेस बनाऊं तो वो प्रोसेस जो जिस पाथ के थ्रू गया उसी पाथ के थ्रू वापस आ जाए और अपनी इनिशियल कंडीशन को रीस्टोर कर ले, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जो अपनी इनिशियल कंडीशन को रीस्टोर कर ले, दैट प्रोसेस नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट प्रोसेस नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस अपनी इनिशियल कंडीशन को रीस्टोर कर लेता है। लेकिन कुछ प्रोसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता। ओके, दीज आर द रिवर्सिबल। या फिर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, या फिर मैं बोलूँ रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं विच डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस का, बड़ा फनी सा एग्जांपल। सपोज आप घर पे हो, आपका मूड बना पार्टी करने का, पार्टी भी आपको रात के 12 बजे करनी है एंड आपको पता है आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनको पता चला तो टांगे तोड़ दी जाएगी आपकी। तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और बोला कि यार पापा तो ऑन नहीं देंगे लेकिन मैं छत को या दीवार कूद के ज़रूर आ सकता हूँ। तो आपने प्लानिंग बनाई बहुत अच्छे से, आपके फ्रेंड को कॉल किया और बोला बस 12 बजे आके बाहर खड़े हो जाना, मैं चुपके से आऊँगा, दीवार कूदूँगा और तुम्हारे साथ चलूँगा, पार्टी बना के वापस घर आ जाऊँगा। आपका प्लान बहुत परफेक्ट था। आपने क्या किया, चुपके से आप उठे, जहाँ से आप उठे वहाँ तकिए बिछाए, उसके ऊपर चादर बिछाई, बाहर आए, बड़े चुपके से दीवार कूदी, दोस्तों के साथ पार्टी मनाई और वापस आके सो गए। और सुबह ऐसे उठ रहे हैं कि बस पूरे रात भर सो के उठे हूँ एंड तो किसी भी बंदे को ये पता नहीं चला कि वो प्रोसेस हुआ भी और वापस से आपने अपनी इनिशियल कंडीशन को रिस्टोर कर लिया, वहीं आके सो गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो ये जो प्रोसेस होगा इट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बट अगर सेकंड कंडीशन आप सोचिए, सेकंड कंडीशन में प्रोसेस रिवर्सिबल कब बन जाएगा। सपोज अगर आप उठ के गए, वही आपने चादर बिछाया, तकिया बिछाया, बाहर निकले और जैसे दीवार कूदने वाले थे आपसे गलती से गमला टूट गया और जैसे ही गमला टूटा तो वो गमला नीचे गिरा तो आपके घर का टॉमी भूखा, घर वाले बाहर निकल आए और आपको ये बात पता नहीं चली और आप पार्टी मना के आए। और जब आप आए तो आपकी स्वागत के लिए तैयारियां हो चुकी थी। ओके, और पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि आप पार्टी मना के आए हैं। ओके, और खूब कुटाई हुई आपके पास जो चोटें थी वो इरिवर्सिबल हो गई और ये जो इवेंट है वो इरिवर्सिबल है क्योंकि ज़िंदगी भर आपको इस बात का ताना मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस क्या है, अब इरिवर्सिबल बन गया। तो वो प्रोसेस जो सराउंडिंग में कोई नेट इफेक्ट जनरेट नहीं करता, जिसके होने का सराउंडिंग को पता नहीं चले, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल बन जाता है। और जिस कंडीशन से वो चला उसी पे वापस से आ जाए, उसी कंडीशन को वापस से रीस्टोर कर ले, तो दैट प्रोसेस बिकम अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस का एग्जांपल है, दिस प्रोसेस एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर यहीं पर फ्रिक्शन को ले लिया जाता पिक्चर में,
तो होता क्या, जब मास नीचे जाता तो यहाँ पर कुछ हीट लॉस होती जो कि सराउंडिंग में चेंज हो, फिर मास को तुम ऊपर लाते तो जितना वर्क तुमने पहले खर्च किया है, जितना वर्क तुम्हें मिला है जब मास यहाँ से नीचे आया, उससे ज़्यादा वर्क लगता जब आपको मास को यहाँ से वापस इसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाना होता। तो इसका मतलब अब यहाँ पर W सेम नहीं होते, यहाँ पर एक में W1 होता है, एक में W2 होता है, और हो सकता है W2 विल बी ग्रेटर देन W1, और दोनों ही कंडीशन में सराउंडिंग को हीट लॉस होती तो सराउंडिंग में एक नेट इफेक्ट जनरेट हो जाता, हो सकता है सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे दिस प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस समझाया। रिवर्सिबल प्रोसेस में पहली कंडीशन ये है कि जिस डायरेक्शन जिस पोजीशन से चले उसी पोजीशन में वापस पहुंच जाए, और जितने भी नेट इफेक्ट्स जनरेट किए वापस से उसको रिकवर कर ले, और दे शुड नॉट बी नेट इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। ओके, and then process become a reversible। या फिर जिस पाथ के थ्रू गया उसी पाथ के थ्रू वापस आ जाए और सराउंडिंग को कुछ पता नहीं चले, जितना वर्क इसने दिया होगा उतना ही वर्क वापस से ले ले और सराउंडिंग को कुछ पता ना चले। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अदरवाइज प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल। ओके, तो बात आती है सर, बात तो आपने समझा दी रिवर्सिबल, अब आगे क्या समझाने की ज़रूरत है? सर अभी आगे और समझाने की ज़रूरत है कि रिवर्सिबल प्रोसेस किस वजह से होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस दो वजह से होते हैं, जो कि थर्मोडायनामिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर अगर हम बुक्स की लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास दो तरह की इरिवर्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। एक होती है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, एक होती है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। एक होती है, अब इसको मैं समझाऊंगा, अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो मोटे मोटे तौर पे उसके पास दो रीज़न होंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी समझ में सारी गणित आ जाएगी आपको। मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ें होंगी। पहला होगा ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, लैक ऑफ ही समझाऊंगा इसका कि ड्यू टू, पहली तो कंडीशन होती है ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको ही बोलते हैं हम एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी। और दूसरा होता है, सॉरी सेकंड वाला है ड्यू टू डिसिपेटिंग इफेक्ट्स, इसको बोलते हैं हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। इसकी वजह से भी प्रोसेस क्या होता है आपका इरिवर्सिबल बन जाता है। ओके, अब ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इक्विलिब्रियम ठीक है, फिर डिसिपेटिंग इफेक्ट समझेंगे। पहले हम ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की बात। सपोज अगर कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, टी हाई, और इसने एक लो टेम्परेचर की बॉडी को हीट ट्रांसफ़र कर दी, तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है, and due to lack of equilibrium they are exchanging heat. Okay, and because of this condition, because of lack of equilibrium, there will be a net exchange of heat between system and surrounding. Maybe this is system or maybe this is surrounding, so there will be a net exchange of heat between system and surrounding. So this is the process which has lack of equilibrium. This is the condition which does not have a lack of equilibrium. So in this condition, the system has higher temperature, but surrounding has lower temperature, and that's why there will be a net exchange of heat from the system to surrounding. So क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नेट एक्सचेंज हो जाएगा हीट का। बट तो ये प्रोसेस हो सकता है ऐसे हो जाए, बट अब इस प्रोसेस की रिवर्स डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है हीट हाई से लो तो जा सकती है, लो से हाई नहीं जा सकती। अगर लो से हाई गई तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करेगी। इसका मतलब ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में है, और अगर प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में और अगर रिवर्स ही नहीं हो सकता तो फिर वो तो इरिवर्सिबल ही होगा ना साहब।
तो दिस लैक ऑफ इक्विलिब्रियम जनरेट अ इरिवर्सिबिलिटी फर्स्ट, एंड इफ अ प्रोसेस हैज अ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम देन प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल। तो जब भी हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, द प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल। इससे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सामने आएगी। आप लोग जब ऑटो साइकिल पढ़ोगे, डीजल साइकिल पढ़ोगे, ब्रिटेन साइकिल पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक बात सामने आएगी कि दीज साइकिल आर इंटरनली रिवर्सिबल बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नली रिवर्सिबल? इज दैट कि उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस होंगे, देखना वहाँ पर जो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस होंगे वो आइसोथर्मल नहीं होंगे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होंगे। और जब भी प्रोसेस हीट ट्रांसफर का प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा तो फिर उसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो देयर विल बी अ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। तो heat transfer at constant pressure, heat transfer at constant volume, heat transfer in the adiabatic process, heat transfer in any other process except isothermal is a irreversible process. And in the Otto cycle, diesel cycle, Britten cycle, the heat exchange will take place at constant volume, pressure and something else. And that's why these are the process, these are the cycle which are externally irreversible, because they have external irreversibility, because they have external inequilibrium, because they have external lack of equilibrium. Okay, first. इसलिए अगर कोई पूछे कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल? सर आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इज अ सर रिवर्सिबल हीट एडिशन और रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन, अदरवाइज the process of heat addition और heat rejection is always irreversible. इसीलिए कार्नोट साइकिल इंटरनली एक्सटर्नली रिवर्सिबल है, क्योंकि उसके अंदर हीट एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, वो दोनों ही आइसोथर्मल है। बाकी और साइकिल में एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं, इसीलिए हर साइकिल को ये बोला जाता है दीज आर द इंटरनल रिवर्सिबल साइकिल बट एक्सटर्नली इरिवर्सिबल। That is very important, very important point due to lack of equilibrium. Okay. लैक ऑफ इक्विलिब्रियम में दूसरे तरह का अनइक्विलिब्रियम भी आता है। ये तो था थर्मल अनइक्विलिब्रियम, वो होता है प्रेशर का। सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस है P1 और P2, तो इस P1 और P2 की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मास का ट्रांसफर होगा। हो सकता है P1 हाई हो और P2 कम हो, तो क्या होगा, हवा यहाँ से यहाँ तक बहेगी और फिर प्रेशर रीएडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उल्टा अपने आप पॉसिबल नहीं है कि हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर आ जाए, वापस से प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। तो अगर हम एक्सटर्नल वर्क इनपुट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेट एक्सचेंज तो हो जाएगा सराउंडिंग के साथ। तो जहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर का अनइक्विलिब्रियम आ जाता है, उस कंडीशन में भी प्रोसेस क्या बन जाता है, इरिवर्सिबल बन जाता है। तो याद रखना ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, तो लैक ऑफ इक्विलिब्रियम में थर्मल अनइक्विलिब्रियम भी आ गया, मैकेनिकल अनइक्विलिब्रियम भी आ गया। ओके, इसी तरह से यही कंडीशन फ्री एक्सपेंशन में होती है, देखा होगा आपने। फ्री एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ हाई प्रेशर है, एक तरफ जीरो प्रेशर है। तो P1 से P0 को फरना तो पॉसिबल है, लेकिन वापस से जीरो और P1 होना इम्पॉसिबल है जब तक कि बाहर से कोई वर्क ना दिया जाए। और जब बाहर से वर्क देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सराउंडिंग में नेट इफेक्ट आ जाएंगे, सराउंडिंग में नेट एक्सचेंज आ जाएगा, और अगर सराउंडिंग में नेट एक्सचेंज आ गया तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। इसलिए फ्री एक्सपेंशन का प्रोसेस भी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड वी विल डिस्कस दैट फ्री एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, जहां पर एक तरफ जीरो प्रेशर होगा, एक तरफ हाई प्रेशर होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फ्री एक्सपेंशन। तो ये है इरिवर्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, और वी कैन से बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। अब आता है दूसरा,
इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू डिसिपेशन इफेक्ट। तो डिसिपेशन इफेक्ट क्या, वेरी सिंपल, फ्रिक्शन, बहुत ही प्यारा डिसिपेशन इफेक्ट फ्रिक्शन। जैसे कि अभी इस वेज का एग्जांपल लिया था, जब मास और वेज के बीच में अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो नीचे जाने पे भी हीट रिलीज करेगा, ऊपर आने पे भी हीट रिलीज करेगा। तो वह ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम या सराउंडिंग में नेट इफेक्ट जनरेट हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर कोई करंट है, अगर वायर में फ्लो करता है और वायर में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इट लॉस द हीट। चाहे करंट इधर से इधर बहे या वापस रिवर्स कर ले, दोनों ही केस में यहाँ पर हीट लॉस करेगा, जो कि सराउंडिंग में नेट इफेक्ट जनरेट करेगा। इसी तरह से फ्लूइड अगर फ्लो करता है, तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके अंदर विस्कोसिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी इट हैज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। Because of viscosity is had internal irreversibility, that's why we have a lot of type of internal irreversibility, जैसे कि friction, viscosity, internal resistance, okay, internal resistance। ऐसे मैग्नेटिक में होता है, और भी बहुत सारे इरिवर्सिबल है, जो भी आपको नाम याद आ रहे होंगे सारे के सारे होंगे। तो ये इरिवर्सिबिलिटी क्या करती है, this type of irreversibility basically convert work into internal energy of the system. They lost work as a internal energy of the system which are not recoverable. जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एक फैन चलाऊं तो फैन के आसपास और फ्लूइड और फैन के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन फैन लूज ऑफ इट्स वर्क एज अ हीट, एंड दिस हीट या दिस heat add to the system and this heat basically increase its internal energy। तो फैन से इसकी इंटरनल एनर्जी तो चल जाएगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी लॉस करके वापस से ये फैन रोटेट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोसेस केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, या फिर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से बेसिकली होता क्या है, वर्क लॉस एज अ इंटरनल एनर्जी या गोज इन द इंटरनल एनर्जी, ओके, and that's how process become irreversible। so I hope you understand a reversible and irreversible। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कई बुकों में गलत लिखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आपको लिखना है। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज क्वासी स्टैटिक, इट इज ट्रू और नॉट, कि अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्वासी स्टैटिक होगा, क्योंकि अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक ही नहीं है, इसका मतलब अगर आपको पाथ ही नहीं पता तो आप रिवर्स कैसे आओगे, फिर आप इससे सेम पाथ कैसे फॉलो करोगे। जैसे कि मैंने अगर वो एग्जांपल दिया था आपको जिसमें आप घर से बाहर कूदे थे, तो कूदते वक्त अगर आपके सर पे चोट लग गई तो क्या वापस आप घर पे आ पाओगे, क्या वापस अपने आप को रिवर्स कर पाओगे, वापस आके सो पाओगे? आप तो बन जाओगे गजनी, और अगर गजनी बन गए तो प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। तो पहली बात, अगर प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है तो क्वासी स्टैटिक होना है, क्योंकि अगर क्वासी स्टैटिक होगा तभी आपको पाथ पता होगा, और जब पाथ पता होगा तभी तो आप उसको रिवर्स कर पाओगे। तो इट मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक, तो प्रोसेस मस्ट बी अ क्वासी स्टैटिक अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो। बट ये मज़ेदार नहीं है, मज़ेदार ये है, ऑल क्वासी स्टैटिक नीड नॉट बी रिवर्सिबल। इसका मतलब क्वासी स्टैटिक तो रिवर्सिबल होगा, ए रिवर्सिबल प्रोसेस तो क्वासी स्टैटिक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑल क्वासी स्टैटिक मस्ट बी आ रिवर्सिबल। क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन है और सिलेंडर है, और इस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और पिस्टन को अगर आप स्लोली भी मूव करो तो फ्रिक्शन तो कहीं गया नहीं ना, इट लॉस एज अ हीट, वर्क लॉस एज अ हीट टू द सराउंडिंग। चाहे इसको धीरे मूव करो चाहे इसको फास्ट मूव करो, दोनों ही केस में वर्क लॉस एज अ हीट टू द सराउंडिंग। तो ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक तो हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिवर्सिबल हो।
इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया अगर मेरे को कोई प्रोसेस को स्लो करना है तो हो सकता है मैं बहुत स्लोली करूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्रिक्शन जीरो हो गया। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या था? प्रोसेस का स्लो होना, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। प्रोसेस के स्लो होने से जरूरी नहीं होता कि प्रोसेस रिवर्सिबल ही होगा। कई बुकों में ये गलती लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक। यस, बट ऑल क्वासी स्टैटिक नॉट आर रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी। इसलिए एक लाइन, एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट लिखा, इसलिए कई बच्चे गलती करते हैं इसमें, और कई लोग इसी को पढ़ाते हैं क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल। क्वासी स्टैटिक नो ऑलवेज क्वासी स्टैटिक इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Understand? So I hope you understand that reversible and irreversible, and I hope you understand the quasi-static process also and thermodynamic equilibrium and thermodynamic equilibrium state। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप देखिएगा मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को ड्राइव करके बताऊंगा क्यों, और किस फेज रूल को मैं ड्राइव करके बताऊंगा जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली गेट के अंदर है ना, नॉर्मल मार्क्स कभी के आ जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है? कि बहुत सारे कंसेप्ट कई लोग छोड़ देते हैं और कई लोग पढ़ते ही नहीं हैं। सबको सिंपल हलवा चाहिए होता है। कल देखना इसी चीज़, क्योंकि इसरो के अंदर अभी पेपर हुआ था, उसके अंदर वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना। थोड़े दिन पहले एक और पेपर हुआ था PSU के अंदर, उस पर भी वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना। तो आजकल क्या हो रहा है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि जो चीज़ आप छोड़ के जाओगे ना उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, पिक होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ छोड़ो ही मत, सब चीज़ को समझ के जाओ ना। अगर फेल हुए एक नंबर से तो फेल हुई हो ना, पूरा साल बर्बाद होगा। तो उस एक नंबर को भी क्यों छोड़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगला लेक्चर में बनाने वाला जिसमें थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन दूंगा कि क्या गेट करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से जेई करना चाहिए, किस तरह से येस का एग्ज़ाम फेस करना चाहिए। सो दिस विल बी द मोटिवेशन फॉर इट। ओके, और तरीके बताऊंगा कि कैसे 4 घंटे की पढ़ाई में भी आप 8 घंटे का आउटकम ले पाओगे, कैसे आपको स्ट्रेटेजी रहे। क्यों ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं गेट में, सक्सेस रेट बहुत कम आ रहा है। ओके, जबकि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कॉलेज के साथ ही टॉप कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट को 2-2 3-3 साल लग गए। सो ये सब मैं आपको एक वीडियो में अलग से सेपरेटली कवर करूँगा। ओके, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत थैंक यू वेरी मच।